आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही अगर आप पढ़ा रहे हैं तो। अभी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही। जी जी सर। चलें जी, गुड हो गया। हाँ जी, अब क्लियर है ना? आवाज भी क्लियर है और वीडियो भी मतलब आपको नजर आ रही है ना? जी जी सर। चलें जी, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। तो कल हमारे पास जो कुछ लाइनें थी, पहले इन लाइनों को हम देख लेते हैं। वैसे सिंपल थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारे पास था कि सर हमने कल मायोसाइट को डिस्कस किया था। तो उन्होंने आपकी बुक के अंदर लिखा है कि सर जो कार्डिक सेल्स होते हैं और जो आपके स्केलेटल के मसल्स के सेल्स होते हैं, इनके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होता है। वो जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो ये है कि वो जो प्लेचू वाली स्टेट कल हमने ड्रा की थी ना, इस तरह मैंने यहाँ से -85 से ऊपर लेके गए थे, फिर हमने फेज 1 और फेज 2, ये जो दो फेजेस होती है ना, फेज 1 एंड फेज 2, जिसके अंदर पोटेशियम की रिपोलराइजेशन थी, हल्की थी, और जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स था ना, ये वाला जो प्लेचू वाली स्टेट होती है ना बच्चे, ये आपके जो कार्डिक ये स्केलेटल मसल के सेल्स होते हैं ना, इनके पोटेंशियल के अंदर नहीं होता। इनका पोटेंशियल सिंपल ऐसे होता है, मतलब डीपोलराइजेशन होती है और उनमें रिपोलराइजेशन होती है, उनमें वो प्लेचू वाली स्टेट नहीं होती। ठीक है, तो इसी चीज को उन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल हैज अ प्लेचू। देख लें आप, कार्डिक मसल सेल हैज अ प्लेचू ड्यू टू द कैल्शियम इनफ्लक्स एंड द पोटेशियम इफ्लक्स। सर ये बात हमने कल डिस्कस कर ली थी। कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स कैल्शियम इनफ्लक्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंड्यूस calcium release from sarcoplasmic reticulum, that is called the calcium induced calcium release। तो यही बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि सर जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है प्लेचू स्टेट के अंदर, वो कैल्शियम क्या करती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आती है और अंदर आके वो क्या करती है, हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम होती है उसको रिलीज करवाती है, और फिर वो जो कैल्शियम होती है वो हमारे पास हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है जी। तीसरी चीज उन्होंने क्या यहाँ पर एक्सप्लेन की है, cardiac myocytes are electrically coupled, that is very important। cardiac myocytes are electrically coupled मतलब कि अटैच होते हैं to each other by gap junctions। मैंने आपको अभी बताया ना कि देखिए लेट्स सपोज अगर ये एक सेल है ना और मेरे पास एक ये साथ वाला सेल है, तो ये जो जितने भी सेल्स होते हैं दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शंस। तो अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिविटी है ना, देखो लेट्स सपोज यहाँ से ट्रिगर आया, यहाँ पर पॉजिटिविटी हुई इंट्रासेलुलरली, तो ये पॉजिटिविटी क्या करेगी, पॉजिटिविटी यहाँ से दूसरे सेल के अंदर जाएंगे। जब दूसरे सेल के अंदर जाएंगे तो इन सेल्स के अंदर भी क्या होगा, पोटेशियम पोटेंशियल इनका चेंज होगा ना, और ऐसा पोटेंशियल इनमें क्रिएट हो जाएगा कि हमारे पास जो सोडियम के चैनल्स है वो ओपन होंगे। जब सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, फिर एक साल से फिर अगले सेल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन आएंगे। इसी तरह आपके जो पूरा हार्ट है, आपके पास जो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर जितने भी मायोसाइट्स हैं सबके अंदर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा एंड दे स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दे परफॉर्म देयर ब्यूटीफुल एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है कि कौन सी गैप जंक्शंस होती है हमारे पास, जो यहाँ पर हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, दीज आर द गैप जंक्शंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है दैट इज द ईसीजी। ठीक है जी, ईसीजी के अंदर हम कुछ जो बेसिक्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे, और कौन सी जो ईसीजी की वेव है वो किस वजह से बनती है और वो हमें क्या चीज बता रही होती है, ये चीज हमने यहाँ पर देखनी है। तो जो आपकी ईसीजी की कुछ बेसिक्स हैं
वो यहाँ पर हम सारी बेसिक्स को क्लियर करेंगे। जो इसकी पैथोलॉजी है वो हम इसकी पैथोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है। वो सारी जो पैथोलॉजी होगी वो हम आपके सीवीएस के पैथोलॉजिकल वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने जो डिस्कस करनी है दैट इज अ बेसिक ईसीजी कि पी वेव क्यों बनती है, क्यूआरएस क्यों बनती है, टी वेव क्यों बनती है, पीआर इंटरवल क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्यूटी इंटरवल क्या होता है। वो यहाँ पर हमने जो बेसिक है वो चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेनी है। ठीक है जी। उनको डिस्कस करने से पहले जो ईसीजी होती है, सर ईसीजी हमें बताती क्या है? ईसीजी असल में आपके पास जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, जो कल हमने पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था ना, वो पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल को अगर मैं पेज के ऊपर ड्रा कर दूं तो समझ लो कि वो आपकी ईसीजी है। वो जो कल पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ना, उस पोटेंशियल को अगर हम पेज के ऊपर ड्रा कर दें या पेज के ऊपर ग्राफ बना लें, दैट इज कॉल्ड द ईसीजी। तो उसी को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके हार्ट के अंदर होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे पास क्या आती होती है, ईसीजी के ऊपर आती है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी अच्छी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उतनी अच्छी आपके हार्ट के अंदर कॉन्टेक्टिलिटी होगी। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हमारे पास ईसीजी के ऊपर आपको एबनॉर्मैलिटीज नजर आएंगी, और वो एबनॉर्मैलिटीज क्या बता रही होंगी, हमारे हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है ना, वो उसके अंदर कितनी एबनॉर्मैलिटी है, कि हमारे पास कहाँ पर कॉन्टेक्टिलिटी हो रही है, कहाँ पर कॉन्टेक्टिलिटी नहीं हो रही, कहाँ पर ज्यादा कॉन्टेक्टिलिटी हो रही है। वो सारी चीजें हमें इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल से या पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल से पता चल जाता है। लेकिन कब पता चलेगा, जब हम उसको ईसीजी के ऊपर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने आई थिंक एफएससी के अंदर गल्वेनोमीटर वाला अगर आपने फिजिक्स के अंदर किया हो ना, क्या उसको कहते हैं, प्रैक्टिकल, तो वो गल्वेनोमीटर क्या बताता था कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा करंट होता था ना, वो गल्वेनोमीटर की जो नीडल होती थी वो मूव करती थी। तो ऐसे समझ लो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, जहां पर थोड़ा सा करंट होता है वो उसको डिटेक्ट करते हैं, और हमारे पास नीडल की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये जो पी वेव बनती है ये नीडल की मूवमेंट से बनती है, ये जो क्यूआरएस बन रहा है ये नीडल की मूवमेंट से बन रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ईसीजी इज द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई हार्ट। तो अगर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास क्या है, ईसीजी के ऊपर आपको वो वाली एबनॉर्मैलिटीज नजर आएंगी। ठीक है जी। अब सर जो आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात की है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे जनरेट होती है, वो हमें सारी बातें यहाँ पर जरा बता दें। तो जो हमने कल डिस्कस किया था कि सर सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या जो आपके, मैं ना इसको एक सिंपल अक्सर एग्जाम्पल देता होता हूँ कि आपके घर के अंदर जो वायरिंग होती है ना, आप ऐसे समझो कि हार्ट की भी ऐसी वायरिंग है, हमारे हार्ट के अंदर भी ऐसी वायरिंग होती है। लेट्स सपोज एक रूम है ना, आप लेफ्ट वेंट्रिकल को रूम समझ लो, एक रूम की हम क्या करते हैं सर, वायरिंग करते हैं, उस रूम की जो जितनी भी दीवार होती है सबके अंदर वायर्स लगी होती हैं, और वो क्या कर रही होती है हमारे सर, जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी या जो लाइट वगैरह होती है वो उसको कंट्रोल करती हैं, वो सारी वायर्स। इसी तरह जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये जो वायर्स हैं, जो परकंजी फाइबर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसकी मैं एक और अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि लेट्स सपोज अगर जो मेरा रूम है ना, रूम की एक वॉल, कोई लेफ्ट साइड की एक दीवार लगा लो, उस दीवार के ऊपर क्या है जी, पानी गिर गया है या वो दीवार गिर गई है। अगर वो दीवार गिर गई तो वो क्या करेगी, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी खराब हो जाएगी, उस जो आपने रूम की वायरिंग की हुई है वो वायरिंग खराब हो जाएगी, सिर्फ एक दीवार के गिरने की वजह से। एक दीवार के गिरने से पूरे रूम की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग खराब हो जाएगी। इसी तरह आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर एक पोर्शन के अंदर स्कीमिया होता है, लेट्स सपोज मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल कितना बड़ा है, मैं कहता हूँ कि आपका जो अंटीरियर पोर्शन है ना, अंटीरियर वॉल है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की, वहां पर स्कीमिया होता है। अगर हम बच्चे वहां पर स्कीमिया होगा ना, तो आपके पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, वो जो आपका पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से अक्सर जिनको एमआई होता है उन लोगों की डेथ किस वजह से होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से। एमआई के बाद जो आपको बंदे की डेथ अगर विद इन आवर होती है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर होती है, वो एमआई की वजह से नहीं होती, वो एमआई इंड्यूस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से होती है। और वो टैकीकार्डिया क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि सर लेफ्ट वेंट्रिकल की वायरिंग खराब हुई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वैसे पैथोलॉजी के अंदर मैं इसको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि व्हाई दिस इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ हार्ट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके हार्ट के अंदर, आपके हार्ट का अगर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ना, मैं एक बात याद रखिएगा, फिर मैं यहाँ पे टॉपिक के ऊपर आता हूँ। अगर आपके हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आपके पूरे हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिस्टर्ब होती है उससे।
वो सर कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पेशेंट का है हार्ट फेलियर, लेट्स सपोज पेशेंट को है लेफ्ट हार्ट फेलियर है। लेफ्ट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के जो हार्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर हार्ट का साइज इंक्रीज हो ना तो उससे भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिस्टर्ब होती है। उस पेशेंट के अंदर भी एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आपने एक याद रखनी है कि अगर मैं किसी भी रीजन की वजह से हार्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा या हार्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज करूंगा, तो मैं उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को डैमेज करूंगा, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग अगर डैमेज होगी तो अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा, और जब अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा तो डॉक्टर साहब उससे क्या होगा सर? उससे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकती हैं। तो अभी जो मैंने आपको चीज सिखाई है वो मैंने आपको ये सिखाई है कि ये जो आपका सामने हार्ट बना हुआ है ना ब्यूटीफुल, इस हार्ट का लेफ्ट मैं कहता हूँ ये लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो गया। अगर ये साइज इंक्रीज होगा तो देखो ये जो वायरिंग है ना, ये रेड वाली, ये इसकी वायरिंग है, तो ये वायरिंग इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, ये अपनी मर्जी से कॉन्टैक्ट होगी। लेट्स सपोज ये जहां पर अनकंट्रोल इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही, मतलब इस एरिया में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो, या मैं कहता हूँ कि आपके लेफ्ट एट्रियम के इस पार्ट का स्कीमिया हो गया। अगर इसका स्कीमिया होगा तो अब स्टिल आप हार्ट के स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो डिस्टर्ब होगी, अनकंट्रोल हमारे पास जो पोटेंशियल है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा कुछ पार्ट्स के अंदर, और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आती है। इन तमाम कॉम्प्लिकेशन का जो पीछे मेन रीजन होता है ना, वो हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज होना होता है। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना कि सर किसी भी डिजीज की वजह से मेरा हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मैं बार बार इसी चीज के ऊपर एम्फोसाइज कर रहा हूँ, और हार्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। जितनी भी पैथोलॉजीज है ना, ऑलमोस्ट को 90% पैथोलॉजीज है जो आपके हार्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं। आप उसमें पेरिकार्डाइटिस देख लो, कार्डिक टेम्पोनेट देख लो, आप उसमें हार्ट फेलियर देख लो, कार्डियोमायोपैथी देख लो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देख लो, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी देख लो, और इसके अलावा और भी अगर मायोकार्डाइटिस देख लो, एंडोकार्डाइटिस देख लो, इन सब पैथोलॉजीज के अंदर आपका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। इसका मतलब इन तमाम डिजीजेस की वजह से ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्ट की खराब होगी, और जब ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्ट की खराब होगी तो क्या होगा, फिर जैसे रूम के अंदर शॉर्ट्स जनरेट होते हैं ना, इसी तरह आपके हार्ट के अंदर भी शॉर्ट जनरेट होंगे, फिब्रिलेशन, टैकिकार्डिया। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब सर बता भी दें कि ये जो हार्ट के अंदर वायरिंग मैंने पूरी की है ये कैसे कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले सर आपके हार्ट की जो वायरिंग है वो आपका जो मेन स्विच है जो आप घर के बाहर लगाते हो ना, बड़ा सारा जो पूरे हार्ट पूरे घर को कंट्रोल कर होता है, दैट इज द एसए नोड। ठीक है जी, एसए नोड वायरिंग किसको प्रोवाइड करता है सर? हमारे एट्रिया को। ठीक है जी, ये एट्रिया जिसको मैं कहता हूँ ये आपका जो सबसे पहले ड्राइंग रूम आता है, ये एट्रिया वो है। एट्रिया क्या कर एसए नोड से कहां पर जा रही है इलेक्ट्रिकल सप्लाई? यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका एसए नोड है, और एसए नोड ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग सप्लाई, ये देखो राइट एट्रियम को भी सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम को भी सप्लाई के जरिए सप्लाई करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका नाम नहीं पता, दैट इज अ बैकमैन बंडल। बैकमैन बंडल अक्सर हम समझ जब नया कोई वर्ड सुन लेते हैं हम लगता है यार ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, या ये जैसे हमारे पास वो नहीं होता वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में जिस उसमें हम पढ़ते हैं ना बंडल ऑफ किंट, तो इसी तरह हम समझते हैं कि शायद ना बैकमैन बंडल भी ना कोई मतलब कि पैथोलॉजी है। ये पैथोलॉजी नहीं है भाईजान, ये लेफ्ट एट्रियम को जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है ना, ये उस बंडल का नाम है, दैट इज द बैकमैन बंडल। तो ऐसे नोड से न्यूरोलॉजिकल सप्लाई निकली, और वो न्यूरोलॉजिकल सप्लाई हमारे पास किसको सप्लाई करी? ऐसे नोड सॉरी राइट एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है जी, ऐसे नोड से एट्रिया की तरफ गया, और एट्रिया से हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहां पर आती है सर? एवी नोड को। यहाँ पर देख लो, ये ऐसे नोड है और ये मेरे पास क्या है सर? एवी नोड है। यहाँ पर यहाँ पे जनरेट हुआ पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल आता आता देखिए ये इस तरफ पोटेंशियल आ रहे हैं, ये पोटेंशियल इस तरफ जा रहे हैं। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल सर सिर्फ कॉन्टैक्ट होता, नहीं बच्चे यहाँ पर देखो, ये पोटेंशियल इधर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम इन दोनों को भी ट्रिगर करेगा, इनके मायोकार्डियम को भी ट्रिगर करेगा, उनका भी हमारे पास मायोकार्डियम पोटेंशियल वो जनरेट होगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की भी कॉन्टैक्टिविटी होगी पहले। ठीक है, पहले उनकी कॉन्टैक्टिविटी होगी, उसके बाद एवी नोड की बारी आएगी। अब एवी नोड को हमने पीछे से ट्रिगर तो दे दिए, अब एवी नोड का पोटेंशियल क्या होगा? जनरेट होगा, और एवी नोड से फिर आगे क्या निकलेगा सर? बंडल ऑफ हीट, मतलब अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ये बंडल ऑफ हीस की भी बहुत सारी कहानियां हम पढ़ेंगे, तो बंडल ऑफ हीस पहले याद रखिएगा, ऐसा हमारे पास न्यूरॉन्स का बंडल है जो एवी नोड से निकलता है, और अगर जिस बंदे का बंडल ऑफ हीस डैमेज होता है ना, ना उसका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ना उसका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है,
और बहुत सारी हमारे पास ऐसी पैथोलॉजीज हैं जिनके अंदर ये डैमेज हो सकता है। मैंने इसलिए आपको उस दिन एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो आपका मतलब एवी नोड है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उसका मैंने आंसर फिर आपको बताया था। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है जो कोरोनरी साइनस का ओरिफिस है, मतलब यहाँ पर आके ना कोरोनरी साइनस ये आपके राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहे होते हैं और वहां पर उनका ओरिफिस या होल होता है, तो उसके साथ आपके पास ना ये एवी नोड की लोकेशन होती है। ठीक है, इंटर एट्रियम के भाई पास जो कोरोनरी साइनस का ओरिफिस है ना, वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब एवी नोड से आगे बंडल ऑफ हीस निकला है, और बंडल ऑफ हीस से सर देखिए दो मेन ब्रांचेस निकली हैं। एक मेरे पास राइट बंडल ब्रांच है, एक मेरे पास है लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो राइट बंडल ब्रांच है ये क्या करेगी आगे जाके, यहाँ पर ये राइट बंडल ब्रांच आ रही है और ये क्या कर रही है, वायरिंग सप्लाई कर रही है मेरे पूरे राइट वेंट्रिकल को। और ये जो लास्ट पे फाइबर्स निकलते हैं इनको हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स। ये जो छोटे छोटे लास्ट पे निकल रहे हैं ना राइट बंडल ब्रांच से, इनको हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स। और ये परकंजी फाइबर्स का जो कंडक्शन स्पीड होती है ना परकंजी फाइबर्स, ये ऐसे और एवी नोड से भी ज्यादा होती है, मतलब बहुत स्पीड कंडक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा इनके अंदर होती है। दूसरा हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, और सॉरी लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये लेफ्ट बंडल ब्रांच आ रही है, ये काफी सारा देखो ये छोटी छोटी आपको वायर्स नजर आ रही है ना, जो इससे ब्रांचेस निकल रही है, ये परकंजी फाइबर्स हैं। असल में जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ना लेफ्ट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल की, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की या राइट वेंट्रिकल की, वो ये परकंजी फाइबर्स करवाते हैं, क्योंकि इनकी एक कंडक्शन स्पीड इन फाइबर्स की बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जरा थोड़ा सा सिंक्रोनाइज तरीके से देख लेते हैं। सर बंडल ऑफ हेज है, देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से क्या निकलता है सर, परकंजी फाइबर्स निकलते हैं। और परकंजी फाइबर्स क्या करते हैं सर, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट शायद ये समझते हैं कि जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, जो राइट बंडल ब्रांच है, वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। नहीं बच्चे, जो उनसे फाइबर्स निकल रहे हैं ना परकंजी फाइबर्स, वो आपके पास इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो फिर सर जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो उनका फिर क्या कंसेप्ट है भाई, उनका कंसेप्ट यही है, लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो रही है तो उसके परकंजी फाइबर्स भी ब्लॉक होंगे, तो फिर वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करवाते। ठीक है जी, तो आगे आते हैं सर एवी नोड, एसए नोड। सबसे पहले पूरा हमारे पास हमने जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई थी डिस्कस कर ली है ना हमने, देख लो आपका राइट एट्रियम भी कवर है, लेफ्ट एट्रियम भी कवर है, राइट वेंट्रिकल भी कवर है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कवर है। आपकी ये पूरे हार्ट की क्या है, ये पूरे हार्ट की वायरिंग होगी है। अब अगर आपने कोई भी वॉल है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेफ्ट एट्रियम की ये जो वॉल है ना, यहाँ पर स्कीमिया हो गया, जब यहाँ पर स्कीमिया होगा तो ये वायरिंग क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। जब ये वायरिंग एबनॉर्मल होगी तो उसकी वजह से एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, वो सारी चीजें आ सकती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। वैसे पैथोलॉजी के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। Sir, AC node located in the upper part of the crista terminalis near the opening of superior vena cava। ठीक है जी, कि सर जहां पर हमारे पास क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या होता है भाईजान, ये बंडल न्यूरॉन्स का एक छोटा सा बंडल जी होता है जो राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता होता है। ठीक है, अब जहां पर क्रिस्टा, यहाँ जो मेन चीज है वो है आपका ये ऊपर से देखो, ये क्या आ रही है, स्पीरियर वेना केवा, और ये स्पीरियर वेना केवा जहां पर ओपन हो रही है, इसके पास क्या है आपका एसए नोड है, इसके पास एसए नोड है। एसए नोड इज लोकेटेड नियर द superior vena cava opening, and why I am so emphasizing on the location of the SA node, because it's important। आपने अगर किसी पेशेंट के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी करनी होती है ना, कि मतलब उस पेशेंट के अंदर फिब्रिलेशन हो रही है, तो हमने उसके एसए और एवी नोड को ना कंप्रेस करना होता है, या जो इनके फाइबर्स होते हैं ना उनको एब्लेट करना होता है, उनको काटना होता है। तो उसके लिए फिर सबसे पहले हमें इनकी लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना, तो हम कैथेटर डालेंगे, superior वेना केवा के पास जाएगा जहां पर इसकी ओपनिंग होती है। अगर आपको पता नहीं कि इसकी ओपनिंग के पास ऐसे नोड है, तो आप इसकी ओपनिंग के पास जाते ही क्या करोगे, ऐसे नोड के जाके कंप्रेस करना है, या जो भी आपने एब्लेशन थेरेपी करनी है वो आप कर लोगे। अगर आपने एवी नोड पे जाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कोरोनरी साइनस की ओपनिंग ढूंढोगे नीचे कैमरे के जरिए, और उसके बाद आपको पता है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास एवी नोड है, तो आप एवी नोड को इजीली ब्लॉक करवा सकोगे। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। पेस मेकर है जी, located in the upper part of the crista terminalis near superior vena cava। ठीक है जी, पेसमेकर inherit dominance with slow phase of the upstroke। आगे आ जाओ जी, AV node located in the inter atrial septum near the coronary sinus opening। देखा, coronary sinus की जहां पर ओपनिंग हो रही है ना, और coronary sinus क्या है सर, कोरोनरी साइनस ना हमारे पास डायलेशन ऑफ वेन्स है, जिससे जो पूरे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के जरिए आता है ना, वो कोरोनरी साइनस में आता है, फिर वो कोरोनरी साइनस से हमारे पास ना राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है, तो इसके बाद एवी नोड की लोकेशन होती है। एवी नोड की ब्लड सप्लाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शायद मैंने मेडिसिन वाले बच्चों को उसने इसका कंसेप्ट बताया था
कि जो राइट इसका एवी नोड की ब्लड सप्लाई ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एवी नोड को ब्लड सप्लाई कौन करता है? दैट इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी आपकी एवी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं तो जी मैडम, राइट कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच है जो इसको ब्लड सप्लाई करेगी एवी नोड को? कहां पे गए हमारे क्लिनिकल वाले स्टूडेंट्स? एडीए सर। वेरी गुड। के सर जो पोस्टीरियर हमारे पास आर्टरी होती है ना, पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम कहते हैं, वो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है और वो क्या करती है? एवी नोड को लोकेशन ब्लड सप्लाई करती है। तो इसकी ब्रांच कौन सी लिखनी है आपने? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है, और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के भी हमने बड़े फड्डे देखे थे कि सर बाजू का तो ये कोरोनरी आर्टरी से निकल रही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही होती है, बाजू का आती है हमारे पास ना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकल रही होती है। तो जिन लोगों के अंदर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है हम उसको राइट डोमिनेंस कहते हैं, जिन लोगों के अंदर ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है उनको हम लेफ्ट डोमिनेंस कहते हैं। और बाजू का कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी राइट कोरोनरी आर्टरी से भी टीडीए निकलती है और लेफ्ट से भी निकलती है, तो उसको हम को डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये वाला कंसेप्ट। सर ये दोनों को सप्लाई करता है ना, एसए और एवी नोड? जी जी सर, दोनों को सप्लाई करता है। लेकिन बाजू का जो ऐसे नोड होता है ना, ऐसे नोड को जो आपके ऊपर राइट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच मेन होती है ना, वो उधर से छोटी सी आर्टरी होती है जो ऊपर की तरफ इसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई यूजली फ्रॉम द राइट कोरोनरी, आगे हम पढ़ेंगे इस ब्लड सप्लाई भी, परेशान नहीं होना। तो मैं थोड़ी सी इसलिए स्पीड लगा रहा हूँ क्योंकि आज हमारा लेक्चर काफी लेंथी है। ये देख लो, ये आज का पूरा लेक्चर है, तो चाहे इसके ऊपर 4 घंटे लगे लेकिन इसको हमने वाइंड अप करना है। ठीक है, तो आपने इसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से चलते जाना साथ साथ। ठीक है, ब्लड सप्लाई यूजली फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर किसी बंदे के अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी का एमआई होता है, लेट्स सपोज राइट कोरोनरी आर्टरी ना ऐसी आती है, यहाँ से इस तरह आती होती है, तो अगर किसी बंदे में राइट कोरोनरी आर्टरी की होती है ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस बंदे को एक तो इंफीरियर वाल एमआई होता है यहाँ पर, ठीक है, इंफीरियर वाल एमआई, और दूसरा उस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। बात सब समझ रहे हो? तो जिस बंदे को मतलब इंफीरियर वाल एमआई है और उसके साथ ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट के अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी का एमआई है उस पेशेंट के अंदर। फिर कौन कौन सी चीज के ऊपर चेंजेस देखते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। लीड 1, एवीएफ, ये वाली लीड्स को हम ज्यादातर देखते होते हैं। ठीक, blood supply usually from the right coronary artery, 100 millisecond delay allow time for ventricular filling। अब देखें, एक मैं चीज अगर आपको बताऊं, आपके जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, जो एट्रिया, वो सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आपके एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं वो सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आपका पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और एट्रिया के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सारे सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर भाई ब्लड किसके अंदर जाएगा? फिर ब्लड हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर तो नहीं ना आएगा, क्योंकि वो तो ब्लड तब आता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। इसका मतलब है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो आपके वेंट्रिकल को उस टाइम पे रिलैक्स करना चाहिए, दोनों को सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उसके बाद मैंने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो भाईजान इसकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसमें मुझे डिले चाहिए होता है, और वो डिले कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज योर एवी नोड। मैंने कल आपको एक और चीज भी बताई थी ना कि जो एसए नोड है वहां पर जो बीट्स पर मिनट्स आती हैं वो हमारे पास 60 to 100 आती हैं, एवी नोड से वो 40 to 60 बन जाती हैं। और उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि सर हमें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है इनके दरमियान में, हमें कोई 80 to 90 या 100 मिलीसेकंड डिले चाहिए होता है, ताकि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, उनके अंदर ब्लड आ जाए, उसके बाद हम उनको पोटेंशियल प्रोवाइड करें और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को वहां से बाहर निकाल दें। ठीक है, 100 मिलीसेकंड डिले अलाउ टाइम फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो अगर ये 100 मिलीसेकंड डिले एवी नोड के अंदर ना हो तो आपके पास कभी भी वेंट्रिकल्स की फिलिंग ही ना हो। और ये जो डिले टाइम है ना बच्चे, आपको यहाँ पर देखो, ये पी वेव के बाद ये जो आपको पीआर इंटरवल नजर आ रहा है ना, कि जिसके दौरान कोई चेंज नहीं हुई, कोई पोटेंशियल नहीं हो रहा, ये हमारे पास यही 100 मिलीसेकंड डिले ही है जो ऊपर एवी नोड की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पेसमेकर रेट्स, पेसमेकर भाईजान सबसे हाई रेट किसकी होती है सर? एसए नोड की, फिर एवी नोड की, फिर बंडल ऑफ हिज की, फिर हमारे पास है परकंजी फाइबर। रेट्स की बात करें, रेट ऑफ बीट्स पर मिनट, जैसे एसए नोड में मैंने बताया था 100 है, एवी नोड से फिर 40 to 60 है, बंडल ऑफ हिज से उसमें भी कम आ जाती है, परकंजी फाइबर में उससे भी कम आ जाती है। लेकिन जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ना, ये एमसीक्यू है यूवर्ल्ड का, हाईएस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी होती है? मतलब सबसे स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट कौन करता है? वो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। कम कॉन्टैक्ट करते हैं लेकिन करते स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इनकी जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है
वेंट्रिकल्स की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर जो पोटेंशियल प्रेशर जनरेट होता है वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन आपके ये जो परकंजी फाइबर्स होते हैं ना भाईजान, इनके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है। वो स्पीड से ये कंडक्ट करते हैं ताकि वेंट्रिकल्स क्या करें, जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट करें। ये ही Speed सर of- बंडल ऑफ हिज जी जी, हीज एंड पर, लेकिन मेन चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है परकंजी फाइबर्स। क्वेश्चन परकंजी फाइबर से आता है, परकंजी फाइबर्स में स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज्यादा होती है, क्वेश्चन इससे आता है सबसे ज्यादा परकंजी फाइबर। इसकी एक बड़ी फनी सी डायग्राम भी है, शायद मैं आपको अगर दिखाऊं, अगर कहीं पर आई ना, तो नहीं तो वो यूवर्ड के अंदर मैं आपको सेंड करूंगा। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन है जी परकंजी फाइबर, उसके बाद क्या है जी एट्रिया, उसके बाद क्या है जी वेंट्रिकल, उसके बाद क्या है जी एवी नोड, और वो आगे उन्होंने निमोनिक लिखा होगा कि आपके जो परकंजी फाइबर्स हैं उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा है वो आपकी एट्रिया की होती है, उसके बाद किसकी होती है सर, वेंट्रिकल्स की, और जो सबसे कम स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो आपकी एवी नोड की होती है। और इसमें हमें स्पीड ऑफ कंडक्शन कम ही चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा पास चाहिए होता है ताकि एट्रिया जो है वो पहले कॉन्टैक्ट कर दें, वेंट्रिकल्स आपके बाहर में कॉन्टैक्ट कर दें। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन जरूर याद रखिएगा। तो पूछता है कि भाई सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हार्ट की है उसमें किस में होती है, तो आपने परकंजी फाइबर्स का बताना है। और उसका रीजन भी ये है भाई, आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी जो हमें ये स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट चाहिए, ये हमें स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट चाहिए, इसलिए ये परकंजी फाइबर्स की स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होती है। फिर एट्रिया की, फिर वेंट्रिकल की, सबसे कम किसकी होती है, ये भी यूवर्ड का एमसीक्यू है, वो आपकी एवी नोड की होती है। सबसे कम एवी नोड की आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं सर, सर, ये जो लेफ्ट निकली हुई है बंडल ब्रांच, इसके अंदर ये जो एक और ब्रांच निकली है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, एंटीरियर ये इसकी फेसिकल है ना, ये इसकी एंटीरियर सप्लाई कर रही है। ये जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर पार्ट है ना, ये एंटीरियर पार्ट को, ये जो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल है ना, इधर राइट एंटीरियर फेसिकल भी होता है, ये नजर आ रहा पर, है, तो ठीक ये है। लेफ्ट बंडल ब्रांच की ये ब्रांच होगी। जी जी, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच की ही ब्रांच है। ये देखो ना, बंडल ऑफ उसमें फिश तो ऊपर खत्म हो गया है, यहाँ पर राइट सर बंडल ब्रांच है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इसकी ये एक छोटी सी ब्रांच साथ साथ, देखो ब्रांचेस तो अलॉट ऑफ है, देयर आर अलॉट ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। ये नीचे उसमें भी पर देखो, कंजी फाइबर। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल भी है, ये लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये इनकी ही ब्रांचेस हैं आगे। जी जी, क्या कह रही मैडम, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? सर जो बंडल ऑफ इसकी कंडक्शन है वो तो वेंट्रिकल्स को ही करेगी ना, तो फिर वेंट्रिकल्स को बंडल ऑफ इसके बाद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, वेंट्रिकल्स को बंडल ऑफ, जो बंडल ऑफ इस है वो वेंट्रिकल्स को ही करवा रही है ना, उनकी जी जी, कंट्रैक्शन करवा रही है, हम्म, तो फिर वेंट्रिकल्स की जो कंडक्शन है वो एट्रिया के बाद क्यों है। मैडम मेरी बात सुने, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन के, कौन ज्यादा स्पीड के साथ कंडक्ट करता है, ठीक है। सबसे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो ज्यादा वो परकंजी फाइबर्स की है, मतलब वो बहुत स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका एट्रिया, मैं भी आपको बताता हूँ कि एट्रिया के बाद वेंट्रिकल क्यों आता है, क्योंकि एट्रिया के बाद हमारे पास आता है एवी नोड। एवी नोड थोड़ा सा आपके पास डिले करवा देता है, जो ऊपर देखो एसए नोड से स्पीड ऑफ कंडक्शन आ रही है, उसको जो डिले थोड़ा सा करवाता है ना वो आपका एवी नोड करवा देता है। एवी नोड के अंदर जब डिले होता है ना तो आपका जो वेंट्रिकल्स है वो एट्रिया के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर भाई वेंट्रिकल एट्रिया से पहले आ जाए तो आपका वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका एट्रिया बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे तो फिर आपके वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन का हमें ये फायदा होता है कि पहले एट्रिया कॉन्टैक्ट करे, उसके बाद ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आए, और वेंट्रिकल्स क्या करें भाईजान, स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट करके ब्लड को बाहर निकाल दें। तो अगर वेंट्रिकल एट्रिया की जगह पर आ जाएगा तो फिर वेंट्रिकल की फीलिंग कैसी होगी मैडम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि सर जो हमारे पास पी क्यू आर एस जो टी वेव्स हैं, इनके बारे में जरा थोड़ी सी चीजें बताएं कि ये क्या क्या चीजें। बच्चे सबसे पहले जो पी वेव है ना, याद रखना पी वेव इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एट्रिया। ये आपके पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, कौन, आपकी पी वेव, ठीक है। जो क्यूआरएस है, क्यूआरएस आपके पास वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। किसको बताता है सर, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। ये जो टी वेव है, टी वेव हमारे पास वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को बताते हैं, या जिसको मैं कहता हूँ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले तो सर जो डिफरेंट वेव्स हैं, उन वेव्स के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो वेव जनरेट हो रही है इनका रीजन क्या है। पी वेव है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यूआरएस है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्यूआरएस बनता है। जो टी वेव होती है वो टी वेव हमारे पास जब वेंट्रिकल से रिलैक्स हो रहे होते हैं ना, तो तब हमारे पास ना ये टी वेव बनती है, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो टी वेव है ये तो रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन में बनती है, तो ये फिर हमारे पास ये पॉजिटिव वेव क्यों है, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वेव होती है और ये नीचे की तरफ नेगेटिव वेव्स होती हैं।
भाईजान जो पी वेव होती है ना, इसका मैं आपको पूरा उसका आइडिया दिखाऊंगा। इसके अंदर ना जो कंसेप्ट आता है ना, वो आता है उसका वेक्टर्स का, कि जब वेक्टर्स ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसकी यहाँ पर स्टार्ट होती है आपकी रिपोलराइजेशन, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसकी इन कॉर्नर से। तो इस वेक्टर की जो लोकेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब आपकी एस और ए बी नोड की तरफ होती है। तो जब वेक्टर की लोकेशन ऊपर की तरफ होती है तो हमारे पास जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो बनती हैं। जब इस वेक्टर की लोकेशन नीचे की तरफ होती है ना, तो हमारे पास वो नेगेटिव वेव्स बनती है। ठीक है जी। वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम आगे जाके इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात आपने ये याद रखनी है कि टी वेव हमारे पास इसलिए पॉजिटिव होती है क्योंकि जो इसका वेक्टर होता है उसकी लोकेशन अबव साइड की तरफ होती है, ऐसे नोड की तरफ होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आएंगी पी वेव। सर पी वेव हमें बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, कि आपका जो एट्रिया कॉन्टैक्ट होता है कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो पी वेव बताएगी। अगर किसी ईसीजी में पी वेव एब्सेंट है, इसका मतलब है कि उसका एट्रिया कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर रहा। कैन यू गिव मी अ सिंगल एग्जांपल जिसमें पी वेव एब्सेंट होती है? वन सिंगल एग्जांपल, कैन यू टेल मी? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, वेरी गुड के सर। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर पी वेव एब्सेंट होती है, लेकिन सर एट्रियल फिब्रिलेशन में कॉन्ट्रैक्शन तो होती है, लेकिन पी वेव फिर वहां पर क्यों नहीं बनती? फिब्रिलेशन का तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, मतलब कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन फिर उसमें पी वेव क्यों नहीं बनी? क्योंकि पी वेव तो हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताती है, और उसमें डीपोलराइजेशन तो मल्टीपल डीपोलराइजेशन होती है, लेकिन फिर उसमें पी वेव क्यों नहीं बनती? जी डॉक्टर साहब। फिलिंग की वजह से, वो स्पीड किस से कॉन्ट्रैक्ट करता है इसलिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, स्पीड के साथ तो कॉन्टैक्ट कर रहा है, स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो अगर उसकी मतलब मल्टीपल पी वेव्स बननी चाहिए ना, कंप्लीट कॉन्टैक्ट तो कर कर रहा है सकते ना। हैं। जी या जी। उसके वो डिले होता होगा करंट में, उसकी कंडक्शन में। नहीं डिले भी नहीं होता वो, उसमें भाई जो इतनी स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है उसमें डिले कैसे आ सकता है डॉक्टर साहब? क्वेश्चन ये है कि सर एट्रियल फिब्रिलेशन में कॉन्ट्रैक्शंस तो होती हैं, लेकिन पी वेव क्यों नहीं बनती? सर तो टाइम इनकम्प्लीट कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन। रिपोलराइजेशन कम होती होगी ना, डॉक्टर साहब देखिए, बहुत फास्ट पोलराइजेशन। जो एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है ना, उसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं। अगर आपने ईसीजी देखी हो ना, मैंने शायद सेंड भी की है, ये चीजें नजर आती हैं। अब ये जो छोटी छोटी है ना, इनको हम कहते हैं फिब्रिलेटरी वेव्स, फिब्रिलेटरी वेव्स। लेकिन इनमें हमें पी वेव नजर नहीं आती भाईजान। पी वेव आपको तब नजर आती है जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके एट्रिया की, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। और भाई फिब्रिलेशन के अंदर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, उसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। बात आप समझ आई आपने? तो वो कोई स्पीड के साथ कोई तल्लक नहीं है उसका, कोई उसका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन के साथ तल्लक नहीं है। तल्लक उसका ये है कि पीवेव सर इसलिए एब्सेंट है बिकॉज देर इज नो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, बट देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन, और वो जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस है वो कंप्लीट भी नहीं होती। इसीलिए एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ना जो ब्लड होता है वो एट्रिया के अंदर पड़ा रहता है, वो आगे नहीं जाता, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती है ना, देखो यहाँ पर मैं ड्रा करूँ ना, ये वॉल्स है। अगर ये आपका एट्रिया है ना, देखो ये एट्रिया, फिब्रिलेशन में पता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शंस है, ये कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब साइडों की तरफ कॉन्ट्रैक्शन, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन सेंटर के अंदर ब्लड ऐसे पड़ा रहता है। तो मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही जो आपके ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर फेंकती हो। ठीक है जी। तो पी वेव इज ऑलवेज जनरेट बिकॉज ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एट्रिया। मतलब कंप्लीट जब तक ना होगी तो पी वेव नहीं बनेगी, स्पीड नहीं से बनती जाएगी। नहीं और बनेगी अगर डॉक्टर सर साहब, स्लो हो जाए फिर बनेगी। छोटी पी वेव बनेगी, फिर हमारे पास छोटी बनेगी पी वेव, अगर स्मॉल स्लो पी हो वेव। मैं जाए। आपको इसकी ना मल्टीपल दिखाऊंगा, देखें। एक पी वेव होती है बाइफीड पी वेव, एक हमारे पास इवन दो जो नेगेटिव पी वेव है वो भी बनती है, एक हमारे पास होती है छोटी। अब ये छोटी पी वेव बताओ कहाँ पे बन सकती है? चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे पास स्मॉल पी वेव भी बन सकती है, हमारे पास स्मॉल क्यूआरएस भी बनता है, हमारे पास स्मॉल टी वेव भी बनती है। अगर आपको पता हो ना कि जो कार्डिक टेम्पोनेट वाला पेशेंट होता है ना, उसमें लो वोल्टेज ईसीजी बनती है, उस बंदे की जो पूरी ईसीजी होती है ना वो इस तरह की होती है, ये ऐसे, ये लो वोल्टेज पेशेंट। और ये मैंने देखा हुआ, ये लो वोल्टेज वाला जो पेशेंट होता है ना, जिसके अंदर स्मॉल पी वेव स्मॉल क्यूआरएस होती है, ये हमने देखा हुआ है। और इसमें रीजन क्या होती है? क्योंकि देयर इज द नो कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रियाज एंड देन देयर इज नो
कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, या मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है लेकिन वो उसमें वॉल्यूम कम आ रहा होता है एट्रियम में, तो उसकी छोटी कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर पी वेव पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि पी वेव हमें ना एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को बताती है, ये जो ऊपर वाले हैं। आगे जो हमारे पास पी वेव के बाद क्या है, पी आर। अगर आप नोटिस करो तो पी आर के दौरान सर कोई चेंज नहीं है, पी आर के दरमियान कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, ये पी और ये इसको हम कहते हैं पी आर इंटरवल। इस दौरान आपके हार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल होता है ना वो ऐसे से ए बी नोड के ऊपर आ जाता है। जब ऐसे नोड से निकलता है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन करो, पी वेव बन गई, फिर हमारे पास एवी नोड तक वो पोटेंशियल आ चुका है, और एवी नोड में हमने कहा था 100 मिली सेकेंड डिले होता है कि 100 मिली सेकेंड तक सर कोई एक्टिविटी नहीं होती हमारे हार्ट के दौरान, हमारे हार्ट के अंदर जब एवी नोड के ऊपर पोटेंशियल आ जाता है। तो उसकी वजह से आपके पास ये जो पी आर इंटरवल है ना, जिसमें हार्ट के अंदर कोई चेंज है, देखिए अगर लाइन स्ट्रेट आ रही है ना, इसका मतलब है उस स्ट्रेट लाइन के दौरान आपके हार्ट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर पी वेव बन रही है तो एट्रिया कॉन्टैक्ट हो रहा है, अगर पी आर इंटरवल है तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब जो कोई चेंज नहीं है, हमारे पास जो पोटेंशियल है ना वो एवी नोड के पास आ चुका है। फिर एवी नोड क्या करेगा, बंडल ऑफ फीस राइट बंडल ब्रांच और राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच को क्या करेगा, पोटेंशियल देगा, और वो फिर क्या करेंगे, आपके वेंट्रिकल्स को पोटेंशियल देके मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपके पास बनाएंगे। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फिर हमें क्या बताता है सर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन बताता है। ठीक है, तो जब भी ईसीजी के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जैसा कि हार्ट ब्लॉक वाले बंदे की जो ईसीजी होती है ना, उसके अंदर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, जैसा कि हार्ट ब्लॉक टाइप 1 के अंदर होता है ना, उसका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, मतलब कि उसका जो हार्ट होता है ना वो ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। और अगर उसके अंदर क्यूआरएस मिस होना शुरू हो जाए, मतलब बन ही नहीं रहे, इसका मतलब भाईजान उसके वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे, तो बंदे के अंदर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज जो हार्ट ब्लॉक होता है ना वो उस पेशेंट के अंदर होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसमें मींस सर देयर इज नो चेंज। इसलिए आपने स्ट्रेट देखा लाइन होगा में कि जब पेशेंट हमारे आईसीयू में होते हैं तो जब वो स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाती है, वो कहते हैं चलो जी बंदा अब अल्लाह के पास चला गया, इसके हार्ट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास पीआर इंटरवल है, तो मैंने जी बोलें स्ट्रेट लाइन में एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है सर, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्ट्रेट लाइन आपको बता रही है वो एवी नोड के अंदर पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल चूंकि थोड़ा सा जनरेट होने में टाइम ले रहा है, 100 मिली सेकेंड डिले हो रहा है, जो यहाँ पर हमने बात की थी, ये देखिए 100 मिली सेकेंड डिले टाइम फॉर वेंट्रिकुलर फीलिंग। जब एटिया तो कॉन्टैक्ट हो गया ना, देखिए डॉक्टर साहब एटिया ने कॉन्टैक्ट कर लिया, अब एटिया ब्लड फेंक रहा है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और जब वो ब्लड फेंक रहा होता है ना तो उस दौरान कोई चेंज तो नहीं ना हो रहा, मतलब मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं ना हो रही, उनमें कोई पोटेंशियल तो नहीं ना जा रहा। तो जो पीआर इंटरवल है दैट इज द फेज ड्यूरिंग विच देयर इज द फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, आपके वेंट्रिकल्स सर की एट्रिया फिलिंग हो रही होती है। रिलैक्स किधर करेगा, उसकी कोई वेव नहीं है। भाई रिलैक्स के अंदर हमें कोई पोटेंशियल नहीं चाहिए होता यार, ये फीलिंग का मतलब रिलैक्सेशन होता है मेरे भाई। फीलिंग अगर उसके अंदर हो रही तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल उस दौरान फीलिंग रिलैक्सेशन फेज में अंदर है ना, उसमें तो उसका नहीं कोई मैं पोटेंशियल नहीं होता। एट्रिया का पूछ रहा हूँ। नहीं सर, एटिया से अगर आपने पीछे पी वेव एटिया के जो पीछे भी बन रही है ना, ये देख लो, ये वेव हमारे पास बता रही है कि सर एटिया में कोई मतलब कि फीलिंग लगा लो कि यहाँ पर फीलिंग होती है, फिर एटिया कॉन्टैक्ट करता है, यहाँ पर वेंट्रिकल की फीलिंग है, फिर वेंट्रिकल आपके पास कॉन्टैक्ट करता है, फिर हमारे पास यहाँ पर मतलब कि ये आपका वेंट्रिकल के अंदर कोई चेंज नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट हो रहा है, अब ये रिलैक्सेशन के अंदर जा रहा है, और ये पी जो रिपोलराइजेशन है ये भी रिलैक्सेशन को बता रही है। ठीक है जी, तो पी वेव से जो पहले वाली वेव बन रही है वो आपको पी वेव की या एट्रिया की फीलिंग के बारे में बता रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं सर पीआर इंटरवल द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, वही बात है कि जो पीआर इंटरवल है आपके पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से लेकर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम पीआर इंटरवल कहते हैं। इसकी बच्चे ये जो आगे एमसीक्यूज लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो पीआर इंटरवल होता है ना, नॉर्मल ये वाला जो ड्यूरेशन होता है वो हमारे पास होता है 120 मिली सेकेंड्स से लेकर 200 ये बताते हैं, लेकिन 120 को याद रखना क्योंकि इसमें 3 स्मॉल बॉक्स का होता है। पीआर इंटरवल यहां से लेकर ये हमारे पास यहां तक है, इसमें 3 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्सेस ये अराउंड हमारे पास 120 मिली सेकेंड्स बनते हैं। ठीक है, सर ये जो आपने मार्क किया ये पीआर सेगमेंट है, पीआर इंटरवल तो नहीं है, पीआर इंटरवल तो स्टार्ट से होगा। सॉरी सेगमेंट जी मैंने ड्रॉ किया, पीआर इंटरवल इसकी यहाँ से लेके ये टोटल है जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है,
तो पीआर इंटरवल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पीआर सेगमेंट था, गुड हो गया। तो सर टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एट्रियल डीपोलराइजेशन उन्होंने लिखा भी हुआ है, स्टार्ट ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जिसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है 120 से लेकर 200 मिलीसेकंड। ठीक है जी। अब आगे आते हैं सर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब देखें वेंट्रिकल्स की फीलिंग हो चुकी है, अब वेंट्रिकल्स ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इनको पोटेंशियल चाहिए होता है, और वो पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा सर, हमारे पास जो परकंजी फाइबर्स हैं, जो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो क्यूआरएस की रिलैक्स फीलिंग के बाद अब हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होगी, और वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन है वो हमें कौन सी फेज बताती है, दैट इज द क्यूआरएस फेज, दैट इज अ QRS, that one of the most important interval that you most of the time notice in ECG, it's your QRS। हमेशा QRS को ना मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जिस बंदे की भी ECG देखनी होती है ना, उसकी आप लीड 2 के ऊपर ना QRS को अक्सर देखते होते हो कि नैरो है, वाइड है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पहले आ रहा है या डिले हो रहा है, डिले पीक हो रही है या अर्ली पीक हो रही होती है, यहाँ हमारे पास QRS बाइफिट बन रहा है, यहाँ जो QRS है वो उसकी ब्रेकडाउन हुई हुई है, मतलब ऐसे हो जाता है ना बाज का, इस तरह भी बनता है। ठीक है, तो ये क्यूआरएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जब वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब कोई मुझे बता सकता है अगर आपका क्यूआरएस नैरो है तो कौन सी डिजीज हो सकती है, नैरो क्यूआरएस आपको किस डिजीज में नजर आता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेरी गुड डॉक्टर। डॉक्टर का कहना है कि सर हमारे पास जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है उसमें उसके अंदर जो क्यूआरएस होता है वो नैरो होता है, वाइड किसके अंदर होता है, इससे मिलता जुलता ही है, वाइड क्यूआरएस। जी जी नहीं वाइड क्यूआरएस आपको किसमें, मतलब बहुत सारा वाइड होता है, आपको मतलब इजीली ईसीजी के ऊपर नजर आ जाता है। और मैं कहता हूँ कि वो बड़ी कॉमन डिजीज है, मतलब बहुत कॉमनली आपको ये चीज नजर आती है, दैट इज अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हमें क्यूआरएस जो होता है ना वो वाइड नजर आता है। ठीक है जी, इसमें ईसीजी भी शायद सेंड करूंगा आपके पास। तो जी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली कितना होता है, लेस देन 100 मिलीसेकंड्स, ये 100 मिलीसेकंड से कम होता है, और अगर 100 मिलीसेकंड से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये वाइड होगा। और 100 मिलीसेकंड मतलब देखें अगर 80 मिलीसेकंड से कम है तो ये नैरो होगा, 80 से अगर ये कम होता है। ठीक है, और अगर 100 से ज्यादा है तो ये वाइड है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, अगर नैरो है तो ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। ये टैकीकार्डिया इंशाल्लाह सर आगे जो पैथोलॉजी आ रही है वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यूआरएस हमें यहाँ पर नॉर्मल चीजें को पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी में हम पहले नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर क्यूटी इंटरवल। ठीक है जी, अब देखिए क्यूटी इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्यूटी यहाँ से लेकर ये इधर तक, इट्स ऑल अबाउट द क्यूटी इंटरवल्स। ठीक है, आपके वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से लेकर टी वेव के एंड तक जो पूरा है ये आपके पास होता है क्यूटी इंटरवल, और ये मेरे ख्याल में कोई 496 मिलीसेकंड्स बनते हैं या 445, मतलब 445 से लेकर 496 मिलीसेकंड्स इसका ना टोटल ड्यूरेशन बनता है। ठीक है, दैट इज अ क्यूटी इंटरवल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूटी इंटरवल, क्योंकि आगे जाके हमने ब्रूगाडा सिंड्रोम पढ़ना है, आगे जाके हमने क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन डिजीजेस पढ़नी है। ठीक है, आगे जाके हमने जिरवल सिंड्रोम जो पढ़ना है। ठीक है, तो सर 445 से कितना, 445 से लेकर 496 मिलीसेकंड्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये क्यूटी इंटरवल्स को याद रखना। क्यूटी इंटरवल में सर क्या क्या होता है सर, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक हो गया जी, उसके बाद है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देखिए दो फेजेस आ गई हैं, एक तो डीपोलराइजेशन वाली फेज, और उसके बाद जो रीपोलराइजेशन वाली फेज है जिसमें आपके वेंट्रिकल जो रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपका वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से लेकर रिलैक्सेशन के तक जितना भी ड्यूरेशन है वो आपका क्यूटी इंटरवल बताते हैं। जिन लोगों के अंदर क्यूटी इंटरवल ज्यादा होता है ना, लेट्स मैं कहता हूँ 496 से ज्यादा है, तो उन लोगों के अंदर ब्रूगाडा सिंड्रोम या एक और बड़ा खतरनाक सिंड्रोम होता है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, क्या टोर्स डेस डी पॉइंटस। जी जी, टोर्स डेस डी पॉइंटस जो होता है ना सुप्रावेंट्री, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो उस पेशेंट के अंदर क्यूटी प्रोलोंगेशन पहले होती है, फिर उस पेशेंट के अंदर ना टोर्स डेस डी पॉइंटस हो जाता है, और टोर्स डेस डी पॉइंटस की वजह से पेशेंट को हार्ट ब्लॉक होता है और अक्सर उसकी डेथ हो जाती है। टोर्स डेस डी पॉइंटस की वजह से सडन डेथ भी होती है पेशेंट को। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। क्यूटी इंटरवल क्या बता रहा है सर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टोटल ड्यूरेशन को। ठीक, आगे आते हैं सर टी वेव को।
टी वेव है जी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, कि जब आपके वेंट्रिकुलर रीपोलराइज कर रहे हैं ना, जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारे पास वेंट्रिकुलर मतलब जो टी वेव है ना वो ये चीज को बता रही होती है। और ये टी वेव आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमआई वाले जो पेशेंट आते हैं ना, एमआई वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहले टी वेव को देखा जाता है। हाँ भाई, टी वेव प्रॉन्ग है, टी वेव प्रेजेंट है, टी वेव हमारे पास इन्वर्ट है, क्या चेंज है टी वेव के अंदर, ठीक है। तो टी वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिकेशन ऑफ द एमआई, ठीक है। क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं वो भी इंशाल्लाह सारी देखेंगे। अगर प्रोलॉन्ग टी वेव है या पीक टी वेव है तब क्या होगा, हाइपरक्लीमिया में क्या होता है, हाइपोक्लीमिया में टी वेव के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। लेकिन एक छोटी सी बात मेरी यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि अगर किसी पेशेंट में टी वेव इन्वर्टेड आपको नजर आती है, मतलब एक बार आपके पास पेशेंट है 45 ईयर्स और एज 45 ईयर्स एज उस बंदे की एज है, वो आपके पास आता है, आप उसकी ईसीजी करवाते हो और ईसीजी के ऊपर आपको ना टी वेव इन्वर्जन मिल रही है। टी वेव इन्वर्जन के अलावा आपको ना एक वेव और मिलती है जिसको हम कहते हैं डीप क्यू वेव। मतलब ये जो क्यू वेव है ना, यहाँ पर भी हम देखें ये आपको डीप मिल रही है और साथ आपको टी वेव की इन्वर्जन मिलती है। तो बच्चे आपने उसको कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ पेशेंट आपको पहले मतलब कभी एमआई तो नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट एमआई के बाद जो ईसीजी चेंजेस होती हैं वो डीप क्यू वेव होती है और टी वेव इन्वर्जन होती है। ये दो चीजें सिमल्टेनियसली दोनों एक ही ईसीजी में प्रेजेंट भी हो सकती हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि जो डीप क्यू वेव है ये प्रेजेंट होती है कुछ पेशेंट में, कुछ पेशेंट के अंदर जो टी वेव है उसकी इन्वर्जन नजर आती है, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं नहीं जी मुझे पहले कभी एमआई नहीं हुआ, तो फिर टी वेव की इन्वर्जन का मतलब है भाई इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो डिसबैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जी टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को बताती है। नेक्स्ट है जी जे पॉइंट। जे पॉइंट जंक्शन होती है बिटवीन जी जहां पर आपका क्यूआरएस खत्म होता है और जहां से आपके पास एसटी सेगमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है जी। ये एसटी सेगमेंट है, यहां से लेकर एसटी सेगमेंट यहां तक, ये टोटल हमारे पास आ गया एसटी सेगमेंट, आई थिंक यहां तक होता है। तो ये एसटी सेगमेंट आपने, क्योंकि एसटी सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना, जो आप स्टेमी नॉन स्टेमी के अंदर पढ़ते हो वो आपका एसटी सेगमेंट ही होता है। किसी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है, किसी के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है। देखें लेट्स सपोज ये है ना, ये क्या है इस पेशेंट के अंदर, ये इस पेशेंट के अंदर स्टेमी है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह सारी चीजों को हम रिकॉग्नाइज करेंगे आगे जब पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसकी बेसिक का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी एसटी सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो रहे हैं एसटी सेगमेंट के अंदर, यही है इसके अंदर ना वेंट्रिकल्स हमारे पास डीपोलराइजेशन हो रही है। एसटी सेगमेंट के अंदर वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन के दौरान आप कहेंगे सर ये जो दरमियान वाली लाइन आ रही है ये लाइन क्यों आती है? बच्चे ये लाइन हमारे पास इस वजह से आती है, जो आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है ना वेंट्रिकल्स के दरमियान, ये देखो जब आपके ये वेंट्रिकल से डीपोलराइज करते हैं ना, तो इनके डीपोलराइज करने की वजह से ये जो हमारे पास लाइन होती है ना ये शो आती है, मतलब ये लाइन हमारे पास यहाँ पर बता रही होती है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गई, एसटी सेगमेंट हो गया है, क्यू वेव हो गई है, उसके बाद जे पॉइंट हो गया। जे पॉइंट कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यू वेव इंपॉर्टेंट है, यू वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वेव हमारे पास हाइपोकलीमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर आपको यू वेव मतलब एक एक्स्ट्रा वेव नजर आएगी। यहाँ पर लास्ट पे आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा जो वेव नजर आ रही है दैट इज द यू वेव। और यू वेव कहते हैं कि जी हाइपोकलीमिया, लेकिन मेरे ख्याल में जो हाइपोकलीमिया या हाइपरकलीमिया होता है ना वो टी वेव को भी ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे हाइपरकलीमिया वाले पेशेंट जो होते हैं ना उनकी जो टी वेव होती है वो बहुत पीक्ड कर जाती है इस तरह। तो पीक्ड टी वेव आपने हाइपरकलीमिया से ज्यादा रिलेट करनी है। यू वेव मतलब मैंने अभी किसी एमसीक्यू वगैरह के अंदर तो नहीं देखी हुई, लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा है तो आपने याद रख लेनी है कि जी यू वेव भी आपको हाइपोकलीमिया बताती है कि अगर यू वेव प्रेजेंट है तो उस पेशेंट के अंदर जो पोटाशियम है वो कम हो सकता है। अगर पोटाशियम कम है वो आपको सारा पता है, जो नीचे इलेक्ट्रिकल सेलुलर लेवल के ऊपर हमारे पास जो चेंजेस आती हैं वो सारी यहाँ से सर ये रिप्रेजेंट। आइसोइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है एसटी सेगमेंट में? आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब है नो चेंज, आइसो का मतलब होता है नो चेंज, आइसोइलेक्ट्रिकल ओके चेंज सर। का मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रही होती हमारे पास, ठीक है। सर ये रिपीट कर देंगे एक दफा? कौन से वाला? जो ये टीवी में से पहले वो यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्शन की है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हुई है एसटी सेगमेंट में, तो उससे पहले हो चुकी है, तो ये लाइन स्ट्रेट क्यों है? डॉक्टर इधर साहब भी वो मेरी बात कॉन्ट्रैक्ट सुने, हो रहा है। जी 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 मेरी बात सुने। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया है जब वो फुल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब इसने किस फेज में जाना है, अब इसने रिलैक्सेशन फेज में जाना है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान में जो छोटा सा इंटरवल आता है ना वो इंटरवल आपका ये आइसो इलेक्ट्रिक होता है।
देखो मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया, अब इसकी वॉल सारी इकट्ठी हो गई हैं। अब ये तो नहीं कि जैसे कॉन्टैक्ट किया उसी टाइम वो मतलब कि रिलैक्सेशन फेज में चला जाता, नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है, वो इन अ फॉर अ मिली सेकेंड्स, थोड़ी देर के लिए वो वेंट्रिकुलर फेज के अंदर ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सर उसने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, जितना भी ब्लड है उसने बाहर निकालना होता है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है तो फॉर अ वाइल आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, उस दौरान कोई चेंज नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद वो किस में चला जाता है? रिलैक्सेशन फेज में जा रहा होता है, जिसकी वजह से आगे जाके जो टी वेव होती है ना वो बन जाती है। ठीक है, तो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक होती है, इस दौरान आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के जो दरमियान वाली फेज होती है, जिसमें हार्ट में कोई चेंज नहीं आती, ये लाइन उस चीज को शो कर रही होती है। ठीक है जी। इसमें वो ब्लड भेज रहा होता है इसलिए लाइन स्ट्रेट है थोड़ी जी, कंट्रैक्शन क्योंकि के देखो बाद। ये कॉन्टैक्ट कर रहा है ना ताकि ब्लड आपका कंप्लीटली बाहर चला जाए। जैसे हमने कल भी देखा था कि सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है सर, उसके बाद जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, जब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद आपका कंप्लीटली स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर चला जाए, उस दौरान देखो आपका हार्ट अब कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। तो इस दौरान आइसोइलेक्ट्रिक है, मतलब कोई चेंज नहीं है। उसके बाद वो फिर क्या करेगा? रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा और टी वेव को बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी, ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी आपकी ईसीजी की, और ईसीजी के अंदर हमने पीआर इंटरवल, उसके बाद क्यूटी इंटरवल है, उसके बाद हमारे पास क्यूआरएस थी और टी वेव थी। उन सारी फेजेस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पी वेव है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास टी वेव है वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन है। ये चीजें आप यहाँ पर याद रखनी है, बेसिक है। आगे इनकी पैथोलॉजीज के ऊपर हमने बहुत ज्यादा टाइम अभी लगाना है। जी डॉक्टर साहब, क्या है जी, क्वेश्चन है कोई? जी सर, सर ये जो टीवी है सर, ये रिपोलराइजेशन को शो कर रही है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। और इसकी यानी कि डीपोलराइजेशन मतलब वेव भी है, और एट्रिया की भी डीपोलराइजेशन वेव है। तो सर एट्रिया की रिपोलराइजेशन वेव क्यों नहीं होती? एट्रिया की क्योंकि कौन सी फेज नहीं वेंट्रिकल भी होती, कौन रिलैक्स सी वेव? जब सर वेंट्रिकल रिलैक्स करता है ना, तो उसकी वेव है टी वेव, यानी कि उसकी रिपोलराइजेशन। तो एट्रिया भी तो रिलैक्स करता है सर, तो उसकी वेव नहीं जी होती जी सर? सर, मेरी बात सुने, वही मैं पूछ ये जो आपके पास, जी 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 मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो हमारे पास टी वेव बनती है ना, ये टी वेव असल में पता बन किस वजह से रही होती है? जो आपके पास है यहाँ पर एक वेक्टर बनता है। अब ये आपको जो वेक्टर का थोड़ा सा नया कंसेप्ट है लेकिन जब हमारे पास वेंट्रिकल से रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, तो उनके रिलैक्स करने की वजह से ये जो वेक्टर बनता है ना यहाँ पर, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना वो ऐसे नोड की तरफ होती है। तो इस वेक्टर की ऐसे नोड की तरफ लोकेशन या डायरेक्शन होने की वजह से जो टी वेव है ना, ये टी वेव बन रही होती है। अब जो आपके पास ऊपर ऐसे नोड और जो एवी नोड है, जो इनके पोटेंशियल का जो वेक्टर जनरेट होता है ना, वो वेक्टर हमारे पास नलीफाई होता है, क्योंकि उसकी लोकेशन, उस वेक्टर की डायरेक्शन ही कोई नहीं होती। हाँ, अगर होती भी होगी तो वो इतनी ज्यादा स्मॉल होती है कि वो आपके पास मर्ज हो जाती है, वो हमारे पास मर्ज हो जाती है। जो मेन वर्ड वो इसके लिए यूज करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्टैक्ट करने के बाद आगे हमारे पास ब्लड किस में जा रहा होता है? वेंट्रिकल्स में। अब उस दौरान आपका जो एट्रिया वो क्या कर रहा होता है? वो रिलैक्स भी हो रहा होता है उसके बाद। तो जो एट्रिया की रिलैक्सेशन की वेव होती है ना, वो वेव वो कहते हैं कि क्यूआरएस के अंदर मर्ज हो जाती है। दैट इज द एग्जैक्ट लाइन्स ऑफ द बुक कि सर एट्रिया की रिलैक्सेशन की जो वेव बनती है वो आपके क्यूआरएस के अंदर मर्ज हो जाती है, इसलिए वो सेपरेटली हमें शो नहीं होती। वेंट्रिकल्स की जो रिलैक्सेशन की फेज है, जो वेंट्रिकल्स की हमारे पास वेव है, वो एक इनलार्ज है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन है वो एक इनलार्ज प्रोसेस है, तो उसमें जो वेव है वो हमें डोमिनेंट नजर आती है। लेकिन जो एट्रिया की वेव होती है रिलैक्सेशन वाली, वो क्यूआरएस के अंदर मर्ज होती है, वो इससे हमें सेपरेटली नजर नहीं आती। ठीक है जी, और अगर आप देखो ना तो ओके सर। जी जी इससे पहले जो पी से पहले वेव जा रही है ये कौन सी है? भाईजान, ये यू के बाद? आइसोइलेक्ट्रिक है। मेरी बात सुने, इधर आ जाए। इस दौरान अगर ये मेरे पास एक वेव है ना, ये पी क्यूआरएस, ये टी बना, ये टी के बाद ये पी बना, ये पी के बाद ये क्यूआरएस बना। यहाँ पर हमारे पास ये पूरी पी वेव को आप देखो, ये वेव क्या है सर? ये वो वाली वेव बन रही है जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को शो करती है। वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन हुई, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के बाद हम दोबारा फिर क्या करना चाहेंगे सर? ऊपर से एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि क्या करें? ब्लड आपके एट्रियम वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पी वेव बन जाती है। अब पी वेव जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरवल आता है, ताकि पूरा ब्लड क्या चल जाए कि वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाए, तो हमारे पास इंटरवल बन गया।
उसके बाद हमारे पास जो आपके पास एटीआर होते हैं वो रिलैक्स में जा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो उसकी रिलैक्सेशन की फेज होती है ना, जो उसकी वेव बननी होती है वो इस क्यू वेव के अंदर मर्ज हो जाती है। तो उसकी वजह से वो हमें सेपरेटली वेव वहां पर नजर नहीं आती। ठीक है, फिर वेंट्रिकल्स ने कॉन्टैक्ट किया, वेंट्रिकल्स की वजह से क्यूआरएस बना, फिर क्यूआरएस बनने के बाद आपके टी वेव मतलब के जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के बाद फिर क्या करेगा, एटीआर कॉन्टैक्ट करेगा, फिर ब्लड को फेंकेगा वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये जो पीछे वेव नजर आ रही है ये वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन की फेज की। ठीक है जी, ओके सर। और सर यू ओके। वेव जो है वो नॉर्मली शो नहीं होगी? भाई यू वेव हाइपोकैलेमिया होता है ना, जब आप पोटेंशियल जब कम होगा ना आपके पास, पोटेशियम जब कम होगा फिर हमें वो यू वेव नजर आती है। वैसे तो वो नॉर्मली दैट नहीं इज अ पैथोलॉजिकल सर वेव। जी जी मैम। ओके। सर पीआर सेगमेंट तो शो कर रहा है कि एवी नोड में जो डिले आया था, तो एसटी सेगमेंट क्या शो करता है, क्योंकि वो भी तो स्ट्रेट है। मैडम एसटी सेगमेंट का अभी आपको बताया तो है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया है, कॉन्टैक्ट करने के बाद रिलैक्सेशन होने से पहले के दरमियान जो टाइम होता है ना, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद उसने क्या करना है, रिलैक्स करना है। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान वाली जो छोटी सी फेज होती है ना, जिसमें आपका हार्ट आइसोइलेक्ट्रिक में होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होती उस दौरान। अगर मैं आपको बताऊं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज याद है आपको उधर, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, तो हमने कहा था कि सर वो ऐसी फेजेस हैं, दो फेजेस हमने वहां पर भी डिस्कस की थी, वो ऐसी फेजेस हैं जिनके अंदर हार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता उनके पोटेंशियल के अंदर और उनके वॉल्यूम के अंदर। ठीक, तो वही वाली जो हमारे पास फेजेस हैं वो दो फेजेस आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे, एक ये वाला पीआर सेगमेंट और ये आपका एसटी सेगमेंट। पीआर सेगमेंट क्या है सर, पीआर सेगमेंट के दौरान सर हमारे पास एटीआर ने कॉन्टैक्ट किया है, वो ब्लड फेंक रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। जब वो फेंक रहा होता है ना ब्लड, तो उस दौरान कोई चेंज तो नहीं ना आ रहा होता, पोटेंशियल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा था, चेंज तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कि एटीआर कॉन्टैक्ट हो चुका है। अब उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स ने कॉन्टैक्ट किया तो क्यूआरएस बन गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स के कॉन्टैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल्स रहते थोड़ा सा नॉन फंक्शनल फेज के अंदर, कि उस दौरान वो कोई चेंज अपने हार्ट के अंदर नहीं लेके आते, तो उसकी वजह से हमारे पास ये एसटी सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, अब एसटी सेगमेंट बनने के बाद दोबारा अब चूंकि वो रिलैक्सेशन फेज में जा रहा है तो दोबारा फिर वेक्टर जनरेट होता है, वो क्या करता है, वो टी वेव को बना लेता है। तो एसटी सेगमेंट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है जी, ये बात अपने यहाँ पर याद रखनी। जी हेलो जी सर, एक बार है ना स्पीड बता दे सर, ऐसे नोड की और एवी नोड की और इन सब की एक बार प्लीज। स्पीड ऑफ कंडक्शन जो हाईएस्ट होती है ना, जो सबसे ज्यादा स्पीड के साथ कांटेक्ट करता है, वो हमारे पास होता है परकंजी फाइबर्स। ठीक है जी, स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज्यादा उनकी होती है, क्योंकि हमने क्या करना है, मैंने आपकी न्यूरॉन्स भी पकड़ी है, मैंने आपके वेंट्रिकल्स और एटिया भी पकड़े। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार इनका जो एक्शन पोटेंशियल की, जो इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल की वजह से स्पीड इनके अंदर जनरेट हो रही है ना, कि कितनी स्पीड से ये कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो मैं देखता हूँ कि एबी नोड में क्या स्पीड ऑफ कंडक्शन है, एससी नोड में क्या है, एट्रिया में क्या है, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, कि इनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या है, ये कितनी स्पीड के साथ कंडक्ट करते हैं पोटेंशियल को। तो जब हाईएस्ट हमें स्पीड मिलती है वो परकंजी फाइबर्स के अंदर मिलती है, क्योंकि परकंजी फाइबर्स ने क्या करना था भाई, अगर उनके अंदर वो हाईएस्ट स्पीड की कंडक्शन प्रोवाइड ना हो तो वो आपके वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और उनकी वो रिलैक्सेशन ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो परकंजी फाइबर्स, वैल्यू बता जी जी वैल्यूज बता दीजिए सर, क्या क्या है। ऐसे ऐसे और एवी की तो पता है, बीओएच की और पीके की, परकिंजर फाइबर की बता दीजिए। मैडम वो आप रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहे हो, स्पीड ऑफ कंडक्शन की तो स्पीड ही नहीं हमारे पास इस तरह मेजर होती, वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। रेट इज समथिंग एल्स फ्रॉम स्पीड ऑफ कंडक्शन। रेट होती है कि कितने नंबर कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके एट्रिया या वेंट्रिकल्स ने, जैसा कि ऐसे नोड कितनी कितनी रेट से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मतलब हमने कहा था कि सर वो होता है 60 to 100। फिर हमने कहा सर एवी नोड होता है सर, वो होता है हमारे पास 40 to 60। ठीक है, जो हमारे पास क्या इसको कहते हैं परकंजी फाइबर्स है, ये इनसे कम होता है, मतलब ऐसे का 20 to 40 होता है या इसके अराउंड होता है। ठीक है, अगर आपने लिखनी है वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो स्पीड ऑफ कंडक्शन नहीं है। स्पीड तो हमारे पास मतलब के मिली पर सेकंड की इस तरह के यूनिट्स के अंदर आएंगे। तो सर तो इनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, लाइक परकिंजर फाइबर की और बंडल ऑफ हिज की? मैडम क्वेश्चन आ स्पीड ऑफ जाता है कंडक्शन की होती होगी मैडम, मैंने कब का नहीं होती होगी, ओके। लेकिन हम उनकी स्पीड की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारे से कोई इस तरह पूछता ही नहीं है उसकी स्पीड।
अगर आपने पूछनी तो मतलब आप कहीं से सर्च कर लीजिएगा, आपको उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन भी पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पूछा जाता है वो ये कि हाईएस्ट किस में है और लोएस्ट किस में है, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने देखनी तो आप कहीं से देख लोगे, फिलहाल मेरे तो मतलब माइंड के अंदर नहीं, ना ही मैंने वो कहीं पे पढ़ी भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं एन अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द ANP एंड BN। एक मिनट में पानी पी तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है दैट इज ANP एंड द BNP। स्टूडेंट्स कितने अभी प्रेजेंट है मुझे बताएं जरा एक दफा, छोड़ के तो नहीं गया कोई, क्योंकि मैं पीछे नहीं जा रहा। 28 कितने स्टूडेंट्स हैं? 28 है, 5 स्टूडेंट छोड़ के गए, चलें इनके साथ लगाते हैं। ANP एंड BNP। सबसे पहले सर ANP और BNP होता क्या है? भाई ANP and BNP are two important molecules that release from your atria and ventricles, ठीक है सर। ये वाले सर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिलीज कब होते हैं? ये हमारे पास उस टाइम पर रिलीज होते हैं जब आपके एट्रिया या वेंट्रिकल्स के ऊपर टेंशन क्रिएट होती है, या आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आता है। देखिए लेट्स सपोज ये मेरे पास हार्ट है ब्यूटीफुल, अगर आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आ जाए, जैसे कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में आता है ना, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है। इसके अलावा कोई और भी हमारे पास डिजीज है ना जिसमें जिसकी वजह से इनके लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो ये ज्यादा ब्लड आने की वजह से ये क्या करेंगे, अपने वॉल्स के ऊपर टेंशन क्रिएट करेंगे, और जब वो टेंशन क्रिएट होगी तो उसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ANP और BNP को रिलीज करते होते हैं, ठीक है। अब ये रिलीज क्यों करते हैं, पहले मैं आपको जनरल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ANP और BNP आपके एट्रिया और वेंट्रिकल से इसलिए रिलीज होते हैं क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो वो करते हैं कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये ANP और BNP, वो रिलीज होके ना हमारी बॉडी से वॉल्यूम को कम करते हैं। क्योंकि हार्ट फेलियर है, लेट्स सपोज पेशेंट का हार्ट फेल है, वो ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, वो ज्यादा वॉल्यूम को बियर नहीं कर सकता, तो उस वॉल्यूम को कम करने के लिए आपका हार्ट ANP और BNP को रिलीज करता है, और ANP और BNP आपकी किडनी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, और वहां पर जाके सोडियम और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। जब सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होती है तो आपके यूरिन के अंदर ज्यादा वाटर चला जाता है, ज्यादा सोडियम चला जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम होता है हमारे पास कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वेनस रिटर्न कम होगा, आपकी हार्ट की तरफ कम ब्लड आएगा, हार्ट फेलियर की सिम्टम्स किसी हद तक डिक्रीज हो जाती है, नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व, लेकिन किसी हद तक कम डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये कंपनसेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी पूरी बॉडी कंपनसेट करती है, आपकी किडनी भी कंपनसेट करती है। कंपनसेटिव मैकेनिज्म उसका क्या है, वो रास मैकेनिज्म को बाजू का एक्टिवेट कर देती है, और ट्यूबोग्लोमेरुलर जो उनका मैकेनिज्म होता है उसको एक्टिवेट कर देती है, मायोजेनिक जो मैकेनिज्म होता है उसको एक्टिवेट कर देती है, एंड दीज आर द कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। अब आपका हार्ट अगर वो फेलियर की तरफ जा रहा है तो वो कैसे कंपनसेट करता है ज्यादा वॉल्यूम को, बाय सेक्रेटिंग ANP एंड BNP, ठीक है। एट्रियल नाइट्रोयूरिटेरिक पेप्टाइड एंड बी टाइप नाइट्रोयूरिटेरिक पेप्टाइड। सबसे पहले देखते हैं सर एट्रियल नाइट्रोयूरिटेरिक पेप्टाइड क्या होता है। रिलीज फ्रॉम द एट्रियल मायोसाइट्स, के जो आपके एट्रिया के मायोसाइट्स है, मसल सेल्स हैं, वहां से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ये हमारे पास इंक्रीज होता है। एंड एट्रियल प्रेशर, कि एट्रियम में प्रेशर या वॉल्यूम, वही बात है ना कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर जनरेट होगा ना, तो ANP रिलीज होता है। एक्स वाया साइक्लिक GMP, ठीक है जी, साइक्लिक GMP सेकंड सिग्नलिंग पाथवे है, ये हम डिस्कस करेंगे। सेलुलर चेंजेस होती हैं कि जब ANP अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके लगेगा तो उसके सेल के अंदर इंट्रासेलुलर क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसके अंदर साइक्लिक GMP होता है। वैसे अगर आपने देखना तो साइक्लिक GMP जब भी बॉडी में ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होती है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। वेन एवर साइक्लिक GMP इज इंक्रीज, चाहे वो आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन लेने की वजह से आपके पास हो या हार्टिलाजिन के लेने की वजह से हो, जितनी भी वैसोडाइलेशन होती है ना वो इस साइक्लिक GMP के इंक्रीज होने की वजह से होती है, क्योंकि साइक्लिक GMP रिलीज होता है, ये जाके आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो उसको कम कर देता है, तो आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, सर वो रिलैक्सेशन ANP या डायलेशन की तरफ चले जाती है। जी जी सर ANP जाके सेल्स के अल्फा रिसेप्टर्स पे लगेगा बीटा रिसेप्टर पे, क्योंकि बीटा रिसेप्टर पे लगे वो साइक्लिक जो CMP थे उसको इंक्रीज करवा के कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी भैया सेल वो में, तो ये साइक्लिक, GMP को जब एक होगी मिनट तो डॉक्टर साहब वो साइक्लिक AMP है, ये साइक्लिक GMP है। जी जी सर वही पूछ रहा हूँ ना कि फिर ये अल्फा ये रिसेप्टर पे दोनों जाके से लगेगी ANP। मेरी बात सुने, एक्स वाई साइक्लिक GMP ये रिसेप्टर्स के ऊपर तो लग ही नहीं रही, ये सेल के अंदर की बात हो रही। देखो लेट्स ये सेल है ना,
ये सेल का मेरे पास है, ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ये अल्फा रिसेप्टर है, ये मेरे पास बीटा रिसेप्टर। ठीक, बात आपने समझी। अल्फा रिसेप्टर के ऊपर लेट्स आपके पास एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन आके लग रही है। जब ये एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन आके लगती है तो इनकी इंट्रासेलुलरली क्या-क्या चेंजेस होती हैं। लेट्स सपोज अगर साइक्लिक एएमपी है, पहले मैं साइक्लिक एएमपी की चलो बात कर लेते हैं, यहाँ साइक्लिक जीएमपी की बात कर लें। अगर एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है तो वो साइक्लिक जीएमपी को इनहिबिट कर देती है, तो आपके पास क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और एपिनेफ्रिन जब अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब देखें अगर मेरे पास एपिनेफ्रिन तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इस पेशेंट को एपिनेफ्रिन तो नहीं दे रहा, मैं इस पेशेंट को क्या दे रहा हूँ, एएनपी। एएनपी क्या करेगी, जाके इस रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगी। जब ये रिसेप्टर इनहिबिट हो गए तो साइक्लिक जीएमपी मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि इसने इसको इनहिबिट किया होता है। अब साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होगी, जब साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होती है, इट कैन लीड टुवर्ड्स द वैसोडाइलेशन बाय इनहिबिटिंग द कंट्रैक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग मैकेनिज्म्स ऑफ द कैल्शियम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जी साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होने की वजह से डायलेशन हो रही है। काजिस वैसोडाइलेशन, ओहो कितना चला गया, oh my God. Causes vasodilation and decrease sodium reabsorption and at the renal collecting tubules। भाईजान किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, ये मेरे पास एंडोथेलियल ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर हमारे पास एएनपी जाके लगेगा और वहां से आपके पास जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज कर देगा। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी तो हमारे पास सोडियम क्या चली जाएगी, आपके यूरिन के अंदर चले जाएगी। यूरिन के अंदर जब सोडियम जाएगी तो सोडियम इज ऑलवेज फॉलो बाय वाटर, तो सोडियम के पीछे वाटर भी जाएगा, तो हमारे पास जो पॉलीयूरिया होगा पेशेंट के, जहाँ यूरिन की अमाउंट होगी वो इंक्रीज होगी, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट फेलियर की सिम्टम किसी हद तक कम हो जाएगी, नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व। ठीक, डायलेट्स एफरेंट रीनल आर्टरियोल्स एंड कंस्ट्रिक्ट द इफरेंट आर्टरियोल्स। देखें ये अगर मेरे पास एक नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है जी, ये नीचे इसके ये आपके पास है ऊपर एफरेंट आर्टरियोल, ये है एफरेंट आर्टरियोल, ये है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट होता है जो ब्लड को लेके आता है किडनी की तरफ, इफरेंट होता है जो यहाँ से ब्लड लेके जाता है। ये नीचे इसके है जी बूमेंस कैप्सूल है, ये हमारे पास कैप्टरी है, ये आपका पूरा नेफ्रॉन है, ये प्रोक्सिमल है, ये हमारे पास डीसीटी है, ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि आपका ये जो एएनपीएन है इसको डायलेट करेगा, किसको, एफरेंट आर्टरियोल्स को, जो ब्लड किडनी की तरफ लेके आएगा। अगर एफरेंट आर्टरियोल डायलेट होगा तो ज्यादा ब्लड आपकी किडनी की तरफ आएगा, यहाँ से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, आपके यूरिन की अमाउंट, जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। जब यूरिन की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है यूरिन की अमाउंट भी इंक्रीज होगी, पेशेंट को जो यूरिन है वो ज्यादा आएगा और उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, हार्ट फेलियर की सिम्टम इंप्रूव हो जाए। ठीक है, प्रमोटिंग डायूरेसिस, वो ये डायूरेसिस हम इसी को कहते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन है, ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन डायूरेसिस है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। देखें जी दो हमारे पास इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड द एल्डोस्टेरोन। ठीक है जी, अब जो एल्डोस्टेरोन होता है ना, एल्डोस्टेरोन का मेन काम होता है आपके पास ना, एल्डोस्टेरोन ये कौन से चैनल्स के ऊपर जाके लगता है सर, ये चैनल्स के ऊपर जाके लगता है इनेक चैनल्स के ऊपर, जो आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनेक चैनल्स के ऊपर जब ये लगता है तो ये ना सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरोन। अगर सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होगी, तो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो आपका ईएनपी है, ईएनपी क्या करता है, इस एल्डोस्टेरोन के जो सोडियम वाले रिसेप्टर्स के ऊपर जब इसने लगना होता है इसको इनहिबिट कर देता है। जब एल्डोस्टेरोन ने इनेक चैनल्स के इसको एल्डोस्टेरोन ने जाके इसको लगना इनहिबिट कर दिया, आपके पास सोडियम वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वही बात है ब्लड वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है जी, आगे हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पेशेंट के अंदर प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी या जी जी सर रिपीट करना, एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। मैडम एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है सर, एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाना, अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूँ सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, आपका जो एएनपी है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा, इसका मतलब है जो एल्डोस्टेरोन का काम था वो एएनपी नहीं होने दे रहा, तो हम इसको कह सकते हैं भाई एल्डोस्टेरोन एस्केप है, मतलब एल्डोस्टेरोन का काम यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन थी, जो इनेक चैनल थे वो एल्डोस्टेरोन ने इनहिबिट कर दी। अगर वो इनहिबिट हो जाएंगे तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपके पास ना सोडियम ब्लड में आएगा ना आपके पास वाटर ब्लड के अंदर आएगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, वही बात है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, हार्ट फेलियर की सिम्टम पेशेंट की इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम नहीं करने दिया एएनपी ने,
इसलिए हम इसको कहते हैं दैट इज द एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। ठीक है, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की हुई थी। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर कौन सिंड्रोम के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है। तो वो सारे एंडो के कंसेप्ट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि एएनपी सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम करेगा। जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन का वो काम नहीं हो रहा, इसलिए हम एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म इसको कहते हैं। ठीक है, तो एएनपी इज ऑलवेज रिलीज इन द हार्ट फेलियर सिम्टम्स, हार्ट फेलियर पेशेंट्स टू डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड टू समहाउ कंपनसेट इट। नेक्स्ट है जी बी टाइप। बी टाइप भी उसका भाई है जी एएनपी का। बीएनपी इज द ब्रदर ऑफ एएनपी। जो काम उसका होता है वही काम इसका भी होता है, लेकिन इसका काम मतलब थोड़ा ज्यादा देर तक रहता है। इसका जो मतलब के लाइफ टाइम या हाफ लाइफ जो इसकी होती है ना बीएनपी की, वो ज्यादा होती है एएनपी के कंपैरिजन में। और दूसरी बात ये है कि आपके पास रिलीज होता है वेंट्रिकल से, वेंट्रिकुलर मायोसाइट से ही हमारे पास रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? वही बात है कि सर जब वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर टेंशन ज्यादा होगी, और टेंशन ज्यादा क्यों होगी? जाहिर बात वहां पर वॉल्यूम जब ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, तो वहां से आपके पास बीएनपी रिलीज होगा। सिमिलर फिजियोलॉजिकल एक्शन टू द एएनपी, जैसे एएनपी काम करेगा बिल्कुल ऐसा ही ये काम करता होता है, विद लॉन्गर हाफ लाइफ। सिर्फ इतना फर्क है कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। लेट्स सपोज अगर उसकी 2 घंटे हाफ लाइफ है तो इसकी 3 घंटे होगी, तो मतलब ये ज्यादा देर तक वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। ठीक है, बीएनपी ब्लड टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग हार्ट फेलियर। सर हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट का ना बीएनपी चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है पेशेंट का अगर हार्ट फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। जब उसकी वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो बीएनपी रिलीज होगा। तो अगर मैं ब्लड सर्कुलेशन में बीएनपी को देख लूं, अगर बीएनपी उस बंदे का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है पेशेंट में हार्ट फेलियर है। ठीक है, तो एएनपी एंड बीएनपी आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूवर्ल्ड के अंदर इससे काफी 2-3 एमसीक्यूज हैं जो इन दो छोटे छोटे टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने याद रखनी वेरी गुड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ये आपके पास बहुत अच्छी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या होती है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू? What is the difference between the negative predictive value and the positive predictive value? जितना ज्यादा नेगेटिव है आई थिंक उतना ज्यादा हार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा हार्ट फेलियर होगा। नहीं डॉक्टर साहब, these are not related with the heart। ये नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये आपकी पब्लिक हेल्थ साइंसेस का टॉपिक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव आपने देखा नहीं है वो सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी की, यार इस टेस्ट की सेंसिटिविटी ज्यादा है, इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। तो सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि पॉजिटिव जो आपके पास पॉजिटिविटी है ना टेस्ट की वो ज्यादा होती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि इस टेस्ट का मतलब नेगेटिविटी होने के चांसेस ज्यादा। अगर स्पेसिफिसिटी 90% है, इसका मतलब है कि इस पेशेंट में ना ये अगर टेस्ट 90% स्पेसिफिसिटी इस टेस्ट की 90% ये डिजीज इस बंदे में प्रेजेंट नहीं होगी। अगर सेंसिटिविटी 90% है, इसका मतलब है कि 90% चांसेस है कि इस बंदे में ये वाली डिजीज हो सकती है। यहाँ पर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कि लेट्स सपोज 90 आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि 90% चांसेस हैं कि उस बंदे के अंदर वो डिजीज प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर वो लिखते हैं कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसका मतलब है कि 90% चांसेस हैं कि उस बंदे के अंदर वो वाली डिजीज प्रेजेंट हो सकती है। उन्होंने कहा कि अच्छा इंडिकेटर है ये नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का कि अगर वो प्रेडिक्टिव वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास आती है 50%, तो 50% चांसेस हैं कि उसके अंदर हार्ट फेलियर प्रेजेंट हो सकता है, 50% चांसेस है कि उसके अंदर हार्ट फेलियर प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ये जो बिहेवियर साइंसेस है ना ये उसका टॉपिक है, तो इंशाल्लाह वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने क्या याद रखना सर, बीएनपी इज द गुड प्रेडिक्टर ऑफ हार्ट फेलियर। बीएनपी ज्यादा है, इसका मतलब उस पेशेंट का जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। जिसने अटेंडेंस लिया वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।